उल्लू ऐप की वेब सीरीज हाउस अरेस्ट के होस्ट एजाज खान की मुसीबत अब बढ़ गई है। हाउस अरेस्ट में अश्लील कंटेंट दिखाने और लड़कियों को कपड़े उतरवाने वाले एजाज खान पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई पुलिस ने एक्टर एजाज खान के खिलाफ प्रोड्यूसर निर्माता राजकुमार पांडे और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एजाज खान पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और लड़कियों के अश्लील चित्रण का आरोप है। उन्होंने अपने कार्यक्रम में सरेआम लड़कियों के कपड़े उतरवाए थे और सेक्स पोजीशन दिखाने को कहा था। ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा अश्लील कंटेंट एक बड़ी समस्या बन गया है। बोल्डनेस के नाम पर ये लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, ये सही नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये पूरा जो विवाद है वो जाकर कहां रुकेगा। और फुहड़ता के नाम पर ये जो कंटेंट चलाया जा रहा है, इसको लेकर मुंबई पुलिस के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एजाज खान के खिलाफ और अन्य के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 296(3)(5) के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। आईटी एक्ट की धारा 67(a) के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन एक बार पूरे मामले को समझ लेते हैं कि मामला आखिर है क्या। मामला दरअसल हाउस अरेस्ट एक टीवी शो है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चलता है। कंटेंट पर अश्लील हरकत का दबाव जो है वो दिखाया जाता है, यानी जो कंटेंडर होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, उनके ऊपर ये कहा जाता है कि आप अश्लील कंटेंट करिए। एजाज खान के सवालों से जो कंटेस्टेंट्स थे वो असहज हुए। मेकर्स को राष्ट्रीय महिला आयोग ने समन भेजा है। उल्लू ऐप नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह पूरा जो कंटेंट था वो चलता था। तो शिकायत में क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में हम आएंगे, लेकिन किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी बता दें। बीएनएस की धारा है 296(3) सब क्लॉज 5, आईटी एक्ट की धारा 67(a) और 67 यानी महिलाओं की अश्लील चित्रण की अधिनियम की धारा 4, 6 और 7। अब शिकायत में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है, महिलाओं का अपमान किया गया है, शो में गंदे कंटेंट जो हैं वो चलाए गए हैं और ये सब खुलेआम चलता रहा है। ये कोई पर्दादारी नहीं थी। इसमें हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी याचिकाकर्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने ओटीटी रेगुलेट करने की बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। हमारे साथ जूही अरोड़ा जी हैं, वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ विनीत जिंदल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा रंजना अग्निहोत्री जी। ओटीटी पर खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है, ये बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। आजकल का हर बच्चों के हाथ में ये जो मोबाइल है ना, बड़े इजीली एक्सेस होते हैं। कोई भी बच्चा बड़े आराम से मोबाइल पर कोई भी चीज देख सकता है, क्योंकि हर मोबाइल में इंटरनेट है और इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट की दुनिया में आप खो जाते हैं और कोई चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो आप देख सकते हैं। सवाल यह उठता है रंजना अग्निहोत्री जी, जिसकी आप मांग कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दाखिल की है कि रेगुलेट करने की जरूरत है। सवाल यह है कि आखिर रेगुलेशन में इतना समय क्यों लग रहा है? आईटी एक्ट में जरूर कुछ प्रोविजन है, कुछ कार्रवाई के प्रोविजन है, लेकिन रेगुलेशन नहीं है। देखिए, जैसे सिनेमेटोग्राफी एक्ट में सेंसरशिप है, वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स और जितने सोशल मीडिया हैं वहां पर सेंसरशिप है ही नहीं कि सेंसर का सर्टिफिकेट लेना पड़े। इसलिए मनमानी घरजानी हो रही है और इस तरीके के अश्लील कंटेंट्स, अश्लील वीडियो, अश्लील प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, जिससे कि जो अवयस्क बच्चों का दिमाग है, छोटे बच्चे जो बिलो 18 हैं, उनके दिमाग पर इसका इतना कुप्रभाव पड़ता है। इस कुप्रभाव के तहत आपने सुना होगा कि कई सारे मैटर्स ऐसे आए जिसमें एक नाबालिग बच्चे ने नाबालिग बच्ची का रेप किया, नाबालिग भाई ने नाबालिग बहन का रेप किया, इस तरह। और इतना ही नहीं, जो क्राइम अगेंस्ट एनिमल, क्राइम अगेंस्ट विमेन, ये सारी चीजें आ रही, ये सब मीडिया ही सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म यही सब परोस रहे हैं। इन पर काफी दिनों से गवर्नमेंट को लिखा पढ़ी हो रही है कि इस पर सेंसरशिप लाइए, कब आई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो दिन हमको इसके प्रतीक्षा नहीं करनी कि सोशल मीडिया, गवर्नमेंट कुछ करे। परिवारों को, अपने घर की लड़कियों को, बेटियों को भी अनुशासन में रखना होगा कि जो ये हाउस अरेस्ट में लड़कियां गई, कि किसी के परिवार की बेटियां थी, क्या उनके माता पिता, भाई या पति नहीं देख रहे थे? उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा कि आप लोग ये क्या कर रही हैं। ये सीरियल बनाने वाले की जितनी गलती है, उतनी ही गलती उसमें पार्टिसिपेट करने वाली उन लड़कियों की है जो ये गंदे वल्गर प्रोग्राम दे रही हैं।
दूसरी बात है, आजकल एक और चल गया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर कोई भी पॉपुलर होना है, पैसे कमाना है, तो इस तरीके से गंदी बेहुदा रीलें बनाए। बच्चों को दूध पिलाने वाली जो वीडियोस आ रही हैं, मातृत्व को भी शर्मसार कर दिया गया इन सारी चीजों को लेके। सुप्रीम कोर्ट में और ये ये सब याचिका खुलेआम चल रहा है रंजना जी, ये कोई पर्देदारी नहीं है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के पेज को खोलें, आप अगर रील को स्क्रॉल करना शुरू करें तो ऐसी चीजें आपको दिख जाती हैं। आपका मोबाइल कभी भी आपके बच्चों के हाथ में हो सकता है, आपके माता पिता के हाथ में हो सकता है। गलती से अगर उन्होंने इंस्टाग्राम या फिर किसी दूसरे ऐप पर अगर इस तरह की चीजों को एक बार क्लिक कर लिया या फिर वो दिखने में आ गया, स्क्रॉल में आ गया, तो आप कहां के रह जाएंगे। जाहिर तौर पर शर्मिंदगी होगी, लेकिन ये सब कुछ खुलेआम चल रहा है, कोई पर्देदारी नहीं है। इसमें घर के ही लोगों को अब एक्शन लेना पड़ेगा, माता पिता भाई और पति को एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, आजकल की जो माताएं जो बिलो 30 हैं, वो भी मोबाइल लेके यही काम कर रही हैं। वो भी इसमें पैसा कमाने के जरिए ढूंढ रही हैं, नई नई तरीके ढूंढे जा रहे हैं और रीलें बन रही हैं। खुद काम करना नहीं, खुद मेरिट एक्वायर करना नहीं, पढ़ना लिखना नहीं, समाज और देश और परिवार किस दिशा में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वल्गर रील बना करके सिर्फ अमेजोन के जरिए या जो भी रील बना रहे फेसबुक के जरिए पैसा कमाना एक धंधा बन गया है। भारत की स्थिति बहुत खराब है, कहने में दुख भी हो रहा है और मुझे शर्म भी नहीं आ रही है। तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि आखिर देश जा कहाँ रहा है। और इन महिलाओं पर जब तक एक नकेल नहीं कसी जाएगी, लेकिन अब नकेल कसे कौन, नकेल कसने वाले लोग भी तो उसी में शामिल हैं। जी। क्योंकि जो कोई पिता के पास भी वही मोबाइल, भाई के पास भी वही मोबाइल, पति के पास भी वही मोबाइल, माँ के पास भी मोबाइल, तो ये नाबालिग बच्चे कहाँ जाएं। इसलिए गवर्नमेंट के सामने गुहार लगाई गई है। सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। हमारे साथ तब विनीत जिंदल भी हैं। विनीत जिंदल ने इसको लेकर बकायदा दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है और दिल्ली की अदालत में याचिका भी दाखिल की है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो अश्लील जो सामग्री मौजूद है। विनीत, आपकी याचिका क्या है और अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ? देखिए आशीष जी, एक याचिका है जिसके अंदर हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, बालाजी एल्ट और एक्स, बेसिकली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जिस तरह का अश्लील कंटेंट लगातार दिखाया जा रहा है उसको लेकर शिकायत दायर की गई थी दिल्ली पुलिस के पास पहले। और कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण उसकी एक याचिका जो है अब साकेत कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, एफआईआर लॉन्च करने के लिए वो दायर की गई थी और दिल्ली पुलिस को इस मामले में नोटिस किया गया था और जवाब मांगा गया है। अब जी। मई में ही उसकी एक तारीख है जिसमें दिल्ली पुलिस को अपना जवाब फाइल दायर करना है कि उन्होंने हमारी शिकायत पे कार्रवाई क्यों नहीं की। बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं आशीष भाई इसके अंदर, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे एक मैम थी वो बता रही थी, यहाँ बात सिर्फ बात करें तो यहाँ सिर्फ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको रेगुलेट करने की नहीं है। यहाँ हमारे लॉ के अंदर ही कुछ ऐसे लेक्यूनस हैं और ऐसे सेफ हार्बर जिसको हम कहते हैं वो दिए गए हैं जिसके कारण कानूनी कार्रवाई, कठोर कानूनी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट शिकायत दायर कर सकते हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जहां बात आती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जहां बात आती है, उनको कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके का कंटेंट, जैसे हम यहाँ स्पेसिफिक बात करें, जिस ऐप के ऊपर ये शो चल रहा था हाउस अरेस्ट, जी। मुझे ये पता चल रहा है कि उस ऐप के ऊपर, पूरी ऐप के ऊपर ही इस तरह का कंटेंट है हम्म। जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हमारे कानून के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद ये ऐप बहुत लंबे समय से चल रही है और इस तरह का कंटेंट जो है वो लगातार उस पर दिखाया जा रहा है। तो इसको रोका कैसे जाए, इसके लिए बहुत सारी चेंजेस करने की जरूरत है और सर्वोच्च न्यायालय में अभी एक याचिका दायर की गई है जिसके अंदर नोटिस मैं भी एक किया बार गया है। इस ऐप का थोड़ा सा जिक्र कर दूं, चूंकि आपने ऐप का जिक्र किया, उल्लू ऐप का। तो उल्लू ऐप को साल 2022-23 में इस ऐप ने 93 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया है, 93 करोड़ का। और इस साल पहले ही इसका जो मुनाफा है वो 46 करोड़ से ज्यादा जा चुका है। महज 4 महीने में ये 46 करोड़ पर पहुंच चुका है। यानी एक ऐप आप खोलिए, उसमें अश्लीलता आप परोसिए और पैसे कमाइए। विनीत जी, आज इस फिगर को देखकर तो यही लग रहा है। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बात बहुत आगे तक की है। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ हरियाणा का। हरियाणा गवर्नमेंट ने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को टैब बांटे थे पढ़ाई के लिए। लेकिन इन ऐप के लिए बच्चों ने, वो बैरिकेड होता है जो ब्लॉक करता है अलग अलग तरीके के
स्टडी से बाहर की जो चीजें होती हैं उनको देखने देखने के या पढ़ने के लिए उस ब्लॉकर को तोड़ने के बाद इस तरीके की ऐप डाउनलोड की और अश्लील सामग्री जो थी वहां उसके ऊपर देखी जा रही थी। हरियाणा गवर्नमेंट को वो टैब वापस मंगवाने पड़े। हरियाणा गवर्नमेंट ने वो टैब वापस मंगवाए क्योंकि उनका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। अगर हम इस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं, हमारे कानून में प्रावधान है कि आप अश्लील कंटेंट नहीं परोस सकते, उसके बावजूद ये दिखाया जा रहा है। सेक्शन 67 सॉरी सेक्शन 68 एक आईटी एक्ट का सेक्शन है और उसके अंदर जो एक सॉफ्ट हार्बर जिसको हम कहते हैं वो दिया गया है, बताया गया है कि भाई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो किसी भी कंटेंट के लिए लाइबल नहीं होंगी। वो इसलिए नहीं होंगी कि वो हमेशा ये कहती हैं कि कंटेंट हमने क्रिएट नहीं किया, ये कंटेंट थर्ड पार्टी कंटेंट है, तो इसलिए हम उसके लिए लाइबल नहीं है। और ऐसे बहुत से मामलों में जिस याचिका को मैंने दायर किया है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आई कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप कैसे लाइबल कर सकते हैं इस तरीके के कंटेंट के लिए। तो ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं और ये सिर्फ बच्चों के दिमाग को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। एक स्टडी ये बताती है कि हमारे देश में होने वाले बलात्कार में जो होते हैं बलात्कार, उसके अंदर बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें जो व्यक्ति रेप कर रहा है वो उस रेप करने से पहले ऐसी वीडियोस देखी गई हैं जिसमें इस तरीके का कंटेंट था या लोगों को बहुत प्रोवोक करने की जो बात थी वो उस कंटेंट में दिखाई गई थी, अश्लील कंटेंट में, और उसके बाद इस तरीके के इंसिडेंट हुए। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से भी इस तरह का कंटेंट दिखाया जाना हमारे सामाजिक परिदृश्य के लिए भी बहुत खतरा है और कानूनी रूप से भी बहुत बड़ा खतरा हम बहुत लोगों बड़ा के सामने। खतरा है। जूही अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी एक कमेंट ले लेते हैं। जूही जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि ऐसा कंटेंट परोसना ही नहीं चाहिए। और क्योंकि ये चीज़ इलीगल है और उसके बाद भी आप इस चीज़ को चला रहे हैं ये जानते हुए भी कि देखिए आज की डेट में हम देख सकते हैं पोर्नोग्राफी की सीरीज जो है या फिर किसी भी तरीके की ऐसी जो अश्लील सीरीज हैं उनको बैन करा गया। अब ओपनली मार्केट में आप नहीं खरीद सकते, बट ये क्या उन चीज़ों से कम है? ये भी उसी तरह की सीरीज है जो ऑनलाइन चल रही है और आपके लिए अवेलेबल है, आपने बस उसे सब्सक्राइब करना है। पीछे कोई बोले कि नहीं, क्योंकि ये तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, इसलिए आप जो है आपकी मर्जी है, आप इसमें चाहे अपेयर हुए, चाहे इसमें देखें, चाहे इसमें ना देखें। बट क्या ये सब्सक्रिप्शन हर किसी के लिए खुला नहीं है? क्या इसमें कोई वो नहीं है कि आप देख सकते हैं या आप नहीं देख सकते? सब्सक्रिप्शन खुला है, आप पैसे दीजिए, आप ये कंटेंट देखिए। और क्या ये चीज अगर सही है तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली इस पे एक्शन लेने के लिए क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली बोला कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी इसमें चाहिए जो पूरे ओटीटी को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे कि क्या आप कंटेंट दिखा रहे हो, क्या ऑब्सीन है, क्या देखना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए। बिकॉज आज हम जो दिखाएंगे कल वही सब चीज, यूथ इज ऑल्सो मतलब अफेक्टेड। हमारा जो यूथ है वो अफेक्ट हो रहा है। एक तरफ आप भारतीय संस्कृति की अगर बात करते हैं और इस तरह से ऑब्सीन आप वीडियोस, और ये पहला मुद्दा नहीं है आशीष जी, बात तो ये है कि हर 3 महीने में एक ऐसा सेलिब्रिटी, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसके अगेंस्ट एफआईआर होती है वो ये बोलता है और उसके बाद दूसरा सेलिब्रिटी खड़ा हो जाता है। अभी आप उसका मुकदमा देख लीजिए, रणवीर अलाहाबादिया का चल रहा है, इसके अलावा समय रैना का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। किस तरह की अश्लीलता वो फैला रहे थे, किस तरह का उनका शो था और खुलेआम चल रहा था। 18 एपिसोड हो जाते हैं और सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंगती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बीच में एक महिला खुद स्टैंड अप कॉमेडियन भी आई थी इसमें जी, जिसमें उन्होंने खुद अपने ऐसी बातें करी थी, जब मदर से रिलेटेड कोई उन्होंने ऐसा कंटेंट पेश किया था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब बाद में वो रोती भी फिर रही थी, मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में वो रो रही थी कि मेरी मां को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपने क्या बोला प्लेटफॉर्म पर वो आपने नहीं देखा, लेकिन जब आपको लोग कमेंट करने लगे वो बात आपको चुभ जाती है, और आपकी बात कितने लोगों को चुभती है ये आप नहीं समझते। एंड इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जब ऐसा सेलिब्रिटी बोलता है जिसके ऑलरेडी इतने लाखों लोग फॉलोअर्स हैं, आपको तो एक अपना आपको देख के लोग आपको फॉलो करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आप इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद आप एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो बिल्कुल ही भद्दा है, जो बिल्कुल ही ऑब्सीन है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस पर एफआईआर हो रही है उसको, लेकिन उसके 3 महीने बाद कोई और इन्फ्लुएंसर ऐसा खड़ा हो जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या इन सबको इस चीज का डर नहीं है कि ये चीज जो वो कर रहे हैं ये उनके खुद के लिए ये हानिकारक है और पूरे समाज के लिए हानिकारक है, या उनके अगेंस्ट एफआईआर होती, या फिर एफआईआर के बाद तुरंत अरेस्ट नहीं है तो उनको एक डेटरेंट नहीं मिलता है, अरेस्ट इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। हैरानी यही है, मैं रंजना जी के पास आना चाहूंगा।
हमारे कानून में जो लैकुना है उसका फायदा उठाया जाता है। जिस समय रैना को जेल में होना चाहिए था, जिस रणवीर अलाहाबादिया को जेल में होना चाहिए था, उनके फुहड़ कमेंट के लिए, कंटेंट के लिए उनको गिरफ्तारी नहीं हुई, प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्योंकि इनके पास बेइंतहा पैसा है, बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं। मुझे कहने में कतई शर्म नहीं है या कतई संकोच नहीं है कि इनको बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं। वही इन क्रिमिनल्स को, जो सोशल क्रिमिनल्स हैं, इनको डिफेंड करते हैं। छोटे बच्चों को बिगाड़ने का काम, महिलाओं के ऊपर अश्लील टिप्पणियां जो आती, लेकिन इसके लिए काफी हद तक जो पार्टिसिपेंट हैं उसमें 17-18 साल की लड़कियां हो, 25 साल की हो, 35 साल की महिलाएं हो, वो भी रेस्पॉन्सिबल हैं। और अभी एक एक्स पर मैंने अभी एक तुरंत एक और इसी तरीके का बेहुदा कंटेंट देखा, जिसमें कि एक महिला इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही है जैसे आम भाषा हो गई है। आखिर भारत कहाँ जा रहा है? इसमें तो वकीलों को भी सोचना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए कि इस तरीके के जो सोशल क्रिमिनल्स हैं उनके सामने पैसे के लिए उनको, उनके प्रोटेक्शन में कतई ना खड़े हों। कानून में लिखना है ठीक है, लेकिन अपना कॉन्शियस भी कुछ होना चाहिए। यहाँ समाज से, परिवार से और पूरा जो एडवोकेट सोसाइटी है, इनको अपना कॉन्शियस सेल्फ रेस्पेक्ट लेके आगे आनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। अगर इसमें कोई कमेटी बन भी जाती है, नेशनल कंटेंट कंट्रोल कमेटी बन भी जाती है, तो भी छुप छुप के देखेंगे, छुप छुप के सीडी ले आएंगे, देखेंगे। इसमें तो सेल्फ नहीं, डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन भी चाहिए, कंट्रोल भी चाहिए, लेकिन मैं सरकार पर आऊंगा। खुलेआम ये सब कुछ चल रहा है और सरकार हाथों पे हाथ धर के बैठी है। आप कह रहे हैं कि ठीक है हम आईटी एक्ट लेकर आए, आप कह रहे हैं कि ठीक है हम इसको देखेंगे। आपके सामने अगर कोई मामला आता है या बहुत ज्यादा, मान लीजिए ठीक है निशिकांत दुबे ने या फिर दूसरे पॉलिटिशियन ने ट्वीट कर दिया तो लोगों के बीच चला गया, वरना ये तो खुलेआम चल रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाथ पे हाथ धरे रख बैठी हुई है। याचिकाएं होती जा रही हैं, याचिकाकर्ता चाहे मैं हूं, चाहे अपने ये जो है विपिन भाई हूं, और चाहे अपनी जूही बहन हो, हर लोग आवाज उठा रहे हैं, हर लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूही नहीं रेंग रही है। आपके द्वारा मीडिया चैनल के माध्यम से बात उठाई गई, कम से कम कुछ लोगों के कानों तक तो ये जाएगी, कुछ कहीं कहीं तो लोग सुनेंगे, कहीं तो समझदारी आएगी। लेकिन इस समझदारी का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जो भी धाराओं में, जो भी बीएनएस में कानून बने हैं उसमें सब सजाए 7 ईयर्स से बिलो हैं, तो उसमें पुलिस के अरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं। बिलो 7 में नोटिस 41 का हो, बाहर से ही छूट जा रहे हैं। तो एक समस्या हो तो कही जाए, एक रोना हो तो रोया जाए। जिधर देखो उधर ही चिथड़े, जो अटैची खोलेंगे उसी में चिथड़े बने हुए। कानून बनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके की जो पोर्नोग्राफी है इसमें सख्त कानून बनाए जाएं, जिससे कम से कम भय का माहौल हो। लेकिन उसके ना होने के कारण सारी चीजें हो रही। विनीत जी, आपको नहीं लगता कि जब तक इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां नहीं होंगी, तुरंत गिरफ्तारी और जमानत नहीं, तब तक इन पर रोक नहीं लगेगी? जब तक इसके जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, सो कॉल्ड अपने आप को पब्लिक फिगर मानते हैं। हालांकि मैं एक बात बता दूं, मैं खुलेआम बता रहा हूं कि इन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया है। इन लोगों ने जो किया है देश को बर्बाद करने के लिए किया है या अपने लिए किया है। देश के लिए करते तो मैं उनके साथ खड़ा होता। देश के लिए लोग कुछ करते नहीं, अपने लिए करते हैं, और देश की नौजवान को और देश की मिट्टी को ये बर्बाद कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। विनीत जी, आपको नहीं लगता कि इनको पकड़ के हवालात में डालना चाहिए? खुद को डैडी ये बोलता है एजाज खान, और इस तरह की अश्लील हरकतें करवाता है खुलेआम शो में। बिल्कुल आशीष जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बात मैं और बता दूं, खुद को बहुत बड़ा इस्लाम का जानकार मानता है, खुद को अल्लाह का बंदा करता है। अरे कम से कम इतना तो पढ़ लेते, धर्म को कम से कम समझ लेते, तो ये सारी चीजें ना होती। IIM के ये कैंडिडेट रहा है जो मुझे याद आ रहा है। तो बिल्कुल आशीष भाई, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि कठोर कार्यवाही जो है वो कहीं ना कहीं कानून बनाया इसलिए जाता है कि अगर कोई गलत काम करे तो उसको सजा मिले, और सजा मिले जिससे वो ठीक हो। अगर हमें पता है कि भाई कोई ऐसा चीज हो रहा है जो लगातार गलती कर रहा है और मान नहीं रहा, उसके बाद उसको जेल भेजने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और कोई काम किया जा सकता है। और मेरा मानना यही है, चाहे वो रैना हो, चाहे वो ये खान हो, कोई भी हो, जो लोग इस तरह का सामाजिक समन्वय को बिगाड़ रहे हैं, जो लोग जो वुमेन एक्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो बात हम लगातार करते हैं, इनको बढ़ावा देने में बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का है। तो ऐसे लोगों को अगर हम नहीं भेज रहे जेल, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सरकार की, कानून की, कोर्ट की और हम लोगों की, सभी की है
और मेरा मानना यही है कि कानून सख्त होना चाहिए। सरकार को इस मामले पर सिर्फ एक एक्ट लाने से बात नहीं बनेगा। आप और हम जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेगुलेशन एक्ट 2021 आया, उसके अंदर कुछ प्रोविजन रखे गए, लेकिन उसके अंदर भी वो रास्ता खुला छोड़ दिया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जहां पे वो आज उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसे कानून बनाने का जो प्रभावी ना हो, कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि चाहे वो बीएनएस हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फॉर्मेटरीज के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, चाहे जो जैसे 2021 में बनाया गया, इस तरीके के कानून हो, उनमें कोई भी बचने का रास्ता नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल स्पेसिफिकली मैं कहूँ, या फिर ऐसे ऐप, उल्लू जैसे ऐप जो है, जो लगातार इस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सभी लोगों पर होने चाहिए। वो चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो उस ऐप का मालिक हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जूही अरोड़ा जी भी हमारे साथ हैं। जूही जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनके अकाउंट्स को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करना चाहिए? जेल में तो डालना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए तुरंत तत्काल प्रभाव से? आशीष जी, बिल्कुल होना तो यही चाहिए, लेकिन मैं बहुत दुख से ये बात बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन में भी कमी है। लॉ तो आप बना लो, लेकिन जब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं कोर्ट में खड़े होके, क्या आप मुझे बताइए, रणवीर अलाहाबादिया पे जिस तरह की कंडीशंस दी गई थी, अरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, जिस तरीके से उस पे कंडीशंस लगाई गई थी, क्या उनको वेव ऑफ नहीं किया गया? आज वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं अपना शो। जूही अरोड़ा जी, मैंने तो उस हियरिंग को कवर किया। उस हियरिंग में जब शुरुआत में ऑब्जर्वेशन आई तो हमें लगा कि कुछ बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन हियरिंग के एंड तक जब ऑर्डर आया तो चीजें बदल चुकी थी। एंड अब आज के डेट में उनके पास सारी वो सुविधाएं जो वो पहले ले रहे थे, वो आज अपना शो कर सकते हैं। वो इंडिया से बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज थी कि उनका पासपोर्ट उन्हें दिया गया है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। ही हैज बीन अलाउड टू ट्रैवल। और अपना वही पहले उन्हें अलाउ किया गया शो के लिए, अब उन्हें ट्रैवल भी अलाउ कर दिया गया। इट मींस उनका पासपोर्ट उनको दे दिया गया। तो आई थिंक दोबारा बैक टू नॉर्मल चीजें विद इन 6 मंथ्स आई चुकी हैं। 6 मंथ्स भी आई थिंक वो बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ। देखा जाए तो 2 महीने पहले की ही बात है ये। तो 2 महीने में अगर ऐसा कंटेंट बनाने के बाद या देने के बाद अगर दोबारा चीजें नॉर्मल होती हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है हमारी सोसाइटी के लिए कि आप कुछ भी करें, आप बेल लगाएं, आपको एंटीसिमेट्री बेल मिल जाएगी। देन आपके पास धीरे धीरे आपको शुरू में कंडीशन बेल मिलेगी, बाद में आपको वो कंडीशंस भी रैप, और केस जो एज यूजुअल तारीख पे तारीख चलता रहे। बट इस चीज के लिए मुझे लगता है एक स्ट्रांगली कोर्ट्स को भी इम्प्लीमेंटेशन देनी चाहिए इस चीज को, कि हम सोसाइटी वेलफेयर का भी काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ ये कह के कि एक इंसान को सब, बिकॉज दीज आर द क्राइम्स व्हिच इज अगेंस्ट सोसाइटी। मुझे ये मानना है कि ऐसे क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी माने गए, अगेंस्ट इंडिविजुअल नहीं है। अगेंस्ट एक एजाज खान को सजा देने से क्या, या एजाज खान के अगेंस्ट ये जो एफआईआर करी है, क्या ये अगेंस्ट सोसाइटी नहीं है? ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखिए जो कंटेंट वो दिखा रहे हैं वो सोसाइटी को ही खराब कर रहा है। वो यूथ को खराब कर रहा है, एक रॉन्ग मैसेज दे रहा है, आने वाली पीढ़ी को मैसेज दे रहा है। लोग बैठ के जो अनएम्प्लॉयड है वो लोग बैठ के यही देख रहे हैं। तभी उन लोगों का जो वो है उल्लू ऐप जैसे कंटेंट एप्स का जो है आप रेवेन्यू बढ़ता है। तो ऐसे ही लोगों का दिमाग खराब करने वाले कंटेंट को लगाना और उसको प्रोत्साहित करना, फिर उसके बाद एफआईआर के बाद आपको पता ही है जिस तरह से रणवीर अलाहाबादिया के केस में एफआईआर होने के बाद भी उसको कोई छू भी नहीं पाया, ऐसे ही इनके साथ भी कोई ना कोई ये चीज निकलेगी। तो ये मुझे ये लगता है कि सबसे पहले इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर हम घर घर में ये चीज अवेयरनेस रखें, या स्कूल्स में फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम इस चीज को रखें कि बेटा आप इस चीज से दूर रहो, तो आई थिंक हर पेरेंट को अब ये एक स्टेप उठाना पड़ेगा। हर चूंकि आपने पेरेंट्स की बात की, मैं उस पर आना चाहूंगा। आजकल आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर या फिर जो बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, वहां पर एक नया चलन चला है स्टैंड अप कॉमेडियन का। एक स्टैंड अप कॉमेडियन आता है, वो अश्लीलता के नाम पर पता नहीं क्या क्या कह जाता है। वो मतलब आप उसे सुन नहीं सकते और लोग वहां पर बैठ के ठहाके मारते हैं। मैं तो देख के हैरान हूं कि ये कौन लोग हैं जो पैसे खर्च करके इन बेवकूफों को सुनने आते हैं, ये अश्लीलता परोसने वालों को सुनने आते हैं और हंसते हैं। वो खुद ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि अपने माँ बाप के ऊपर भी जोक करते हैं और लोग हंसते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये स्टैंड अप कॉमेडी का जो चलन आया है, बेसिकली ये टीवी
के पे जो पहले कॉमेडियन चलते थे अब वो लाइव हो गए, क्योंकि हर घर में या ऑलमोस्ट हर 10 लोगों में एक आदमी है जो स्टैंड अप कॉमेडी करना चाह रहा है, और वो समझ चुका है कि वल्गर कॉमेडी सबसे फेमस है। नहीं, आप वल्गर कॉमेडी करें। मैं कॉमेडी की बात आई, कॉमेडी में राजू श्रीवास्तव साहब थे, अब तो दिवंगत हो गए, क्या बढ़िया कॉमेडी किया करते थे, आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। जसपाल भट्टी साहब थे, बिल्कुल वो एपिटोम रहे हैं इस चीज के। उन लोगों से उनका तो इनके अंदर एक परसेंट भी आप वो नहीं देख सकते जो उनके अंदर टैलेंट रहा है। ये टैलेंट नहीं है, ये एक भद्दी कॉमेडी है, कॉमेडी भी नहीं, मैं तो कहूंगी भद्दी, ये भद्दापन है बिल्कुल ही, जो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल देखने लायक नहीं है। अगर आप, बिल्कुल सही कहा मैडम ने इससे पहले, कि अगर आप 1 मिनट स्क्रॉल करने लगो और आप वही देखते रह जाओगे, आप उसके बाद आपको वही कमेंट, और ये सिर्फ एक नॉर्मल फेसबुक तक पे ये चीज अवेलेबल है। मतलब मैं ये ऐसा नहीं कि आपको स्पेशली गूगल पे जाके कुछ टाइप करना पड़ेगा और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप नॉर्मली फेसबुक की वीडियोस को स्क्रॉल कर लोगे तो आपको वही छोटी छोटी 5-5 सेकंड की वो भद्दी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक ऐसा, और उनपे व्यूज देख लीजिए जूही जी, मिलियंस में है। मैं आज जब ये शो करने आ रहा था तब मैंने ये सर्च किया और मैंने देख के हैरान हो गया कि मिलियन व्यूज है इनके। जी बिल्कुल, मैं तो खुद ही इस चीज के लिए हैरान हूँ, और मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि हमें खुद सुधारना पड़ेगा अपने आप, अपने घर से इस चीज को सुधारे, अपने पड़ोस में, अपने अड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारी में, इन सबको खुद को अवेयर होना पड़ेगा। हर इंसान को खुद को अवेयर होना पड़ेगा कि ये चीज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की चीजों को प्रोत्साहित मिलेगा तो वो टाइम दूर वो नहीं, मानसिकता में आ जाता है। मैं रंजना जी के पास आना चाहूंगा। रंजना जी, आपको डेटा ध्यान में होगा कि पिछले कुछ समय में हमारे मुल्क में जो बच्चियां हैं उनके साथ रेप की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो रेप की घटनाएं बढ़ी हैं उनके पीछे इन अश्लील कंटेंट्स का भी हाथ हो सकता है, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जैसा देखोगे आप वैसा सोचोगे और वैसा करने की भी आप कोशिश करोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको याद होगा कि एक कलकत्ता रेप मर्डर केस हुआ था जी, जिसमें एक्यूज ने 4 जो रेप किया, उसने कन्फेस किया कि उसने 4 बार पोर्नोग्राफी फिल्म देखी, और सारे कंटेंट्स देख करके जो कंटेंट्स इसमें दिखाए गए उसी को क्रियान्वित किया। ये सारी चीजें हैं। और एक छोटे बच्चे ने रेप किया 8 साल की लड़की को, जब बाद में पूछा गया तो उसने ये बताया कि मैंने तो इसमें ये चीज देखी थी। ये सारी चीजें उस पिटीशन में भी कोड है। ये छोटे बच्चों का जो अवयस्क माइंड होता है उस पर ये प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, और बार बार देखते 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 आदमी की बुद्धि एकदम खराब हो जाती है। इस पर तो इमीडिएट इफेक्ट से रोक लगनी चाहिए, चाहे किसी कंपनी का नुकसान हो, चाहे किसी एक्टर या पार्टिसिपेंट का नुकसान हो। अगर समाज को बचाना है, अपने भावी भविष्य को बचाना है, तो इस पे इमीडिएट इफेक्ट से इस पर। लेकिन रंजना जी, ये हो क्यों नहीं पा रहा है? सरकार में क्या इच्छा शक्ति की कमी है? हो क्यों नहीं पा रहा है? अब हाँ, हो सकता है इच्छा शक्ति की कमी हो, जब बार बार लोग ये कह रहे हैं, बार बार अदालत के माध्यम से पिटीशन जा रही हैं और कोर्ट नोटिस इशू कर रही है, और हर बार ये कहा जाता है रंजना जी, हर बार ये कहा जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही कुछ नया आएगा। ये सुनते सुनते 2-3 साल तो मुझे हो गए। जल्दी कुछ नया आएगा, जल्दी कुछ नया आएगा। कानून बनता है, उसमें पनिशमेंट बिलो 7 होता है। अरे कम से कम आप ऐसा एक उसमें बना दीजिए प्रोविजन कि उनके घर की रिकवरी ही हो जाए, उनके घर की रिकवरी हो जाए, अटैचमेंट हो जाए। कानून बना है बिलो 5 years का, तो इससे कोई डरेगा ही क्यों? बड़े बड़े वकील हायर हो जाते हैं, जमानतें हो जाती है, जेल जाना नहीं पड़ता, फिर वही रिपीटिशन, फिर वही रिपीटिशन, और वो लगातार चीजें चलती रहती। विनीत जी के पास आना चाहूंगा। विनीत जी, आईटी एक्ट की एक बार बात कर लेते हैं और आईटी एक्ट को समझ लेते हैं। अश्लील कंटेंट को लेकर क्या हमारे कानून में सजा का प्रावधान है और क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल आशीष जी, हमारे कानून में प्रावधान है। आईटी एक्ट की अगर हम बात करें तो 67 के अंदर जो प्रावधान है वो दिया गया है, 5 साल की सजा का प्रावधान है अगर कोई अश्लील सामग्री जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप प्रसारित करते हैं। पर इसके साथ एक सेक्शन जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो सेक्शन है सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, जो एक सेफ हार्बर जिसको कहा जाता है, और उसका जो डिफेंस है
वो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो लेते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत मुझे भी कोर्ट के समक्ष भी मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी, लेकिन कोर्ट का भी ये क्वेश्चन था कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को जहाँ पे आप डिस्क्लेमर दे देते हैं, यहाँ जहाँ पे आप कह देते हैं दिस इज फॉर दिस मूवी और दिस पिक्चर और दिस एपिसोड हैज मेड फॉर द अबव 18 ईयर्स, वहां पे जो एक्ट दिखाया जा रहा है दैट इज एन आर्टिस्टिक एक्ट, एक्टिंग बेसिकली उसको बोला जा रहा था। तो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि और वहां पे मेरा आर्गुमेंट यही था कि ये आर्टिस्टिक एक्ट या फिर ये एक्टिंग लेकिन हो सकता है। विनीत जी, मैं आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं उससे पहले आऊं। ये मेरा एक मोबाइल है, इस मोबाइल पर मैं देख रहा हूं या फिर कोई बच्चा देख रहा है, ये ओटीटी ऐप वाले कैसे तय कर सकते हैं? मान लीजिए कि उसमें यह लिखा हो कि 18 साल से ऊपर के जो उम्र के जो लोग हैं वो देख सकते हैं, उसमें यस और नो लिखा होता है। लड़के ने यस पर क्लिक कर दिया, वो देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। आशीष भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो 2021 का जो आप सोशल मीडिया रेगुलेशन देखेंगे उसके अंदर यही एक बहुत बड़ी खामी थी, और वो अब मुझे जो सुनने में आया है कि सरकार उसको अमेंड कर रही है और जल्द ही कुछ आने भी वाला है। जैसा आपने कहा कि हर बार हम सुनते हैं तो फिर कुछ आने वाला है, और उसमें यही एक कंडीशन रखी गई थी कि आप अगर कोई ऐसा कंटेंट, क्योंकि उसमें यह मना नहीं किया गया कि आप कंटेंट इस तरीके का अश्लील कंटेंट आप नहीं दिखाएंगे, उसमें यह कहा गया कि अगर आप इस तरीके का कंटेंट दिखाते हैं तो आपको डिस्क्रिमिनर देना होगा, जिसका बेनिफिट आज तक कोर्ट्स के अंदर लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बालाजी एक्ट के खिलाफ एक नहीं कम से कम 5 एफआईआर ऐसी हैं जो पेंडिंग है, और उन 5 एफआईआर को स्क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, और वहां पे इन्हीं 2 सेक्शन 79 आईटी एक्ट और ये जो 2021 के जो रूल रेगुलेशन की हम बात यहां कर रहे हैं उनका सहारा लिया गया कि देखिए, जब कानून में ये प्रावधान है और दिस इज काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो आप मुझे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये कानून के खिलाफ नहीं है। तो इस बात तरीके की बातें की गई। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट ये भी है कि हमारे देश में इस तरीके की चीजें अलाउ नहीं की जा सकती, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमारे कानून में जब आप पोर्नोग्राफिक ऑब्सीन, बेसिकली नॉट पोर्नोग्राफिक, ऑब्सीन कंटेंट को भी आप ऑफेंस मांगते हैं, आप क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं ऑब्सीन कंटेंट को, तो आप पोर्नोग्राफिक एक्ट को आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच या फिर सेक्शन 79 के साथ? तो ये अमेरिका के अंदर आर्टिस्टिक हो सकता है, अमेरिका के अंदर आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने देखा कल एक वीडियो कोई इसी हाउस अरेस्ट की कोई वो जो आर्टिस्ट थी, उन्होंने सो कॉल्ड एक्टर जो थी, उन्होंने अपलोड किया और कहा कि भाई मैं कर रही हूँ तो किसी और को उससे क्या मतलब है, मैं अबव 18 हूँ, मैं कर सकती हूँ कुछ भी। तो भाई आप कर सकते हैं, आप कमरे के अंदर आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सोसाइटी के लिए आप नहीं कर सकते, दैट इज एन ऑफेंस। तो ये ऑफेंस आपने क्रिएट किया, ये हमारी संस्कृति, हमारे कानून और हमारी सामाजिक जो संरचना है उसके खिलाफ है, और इसके खिलाफ अगर आप जाएंगे तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। और जल्द ही हम सब, बहुत से लोग लगे हुए, मैं भी लगा हुआ हूँ और बहुत सारे लोग, विष्णु शंकर जैन हो या फिर यहाँ पे जो मैडम बैठी हैं वो भी याचिका करता है, उन्हीं की पिटीशन है जिस पर विष्णु आर्ग्यू करते हैं। जी, उदय मांदोरकर जी हैं हमारे साथ, हम सब लोग मिलके बहुत तरीके से काम कर रहे हैं इन सब चीजों पे, और आशा है कि जल्द ही जो सख्त कानून की यहाँ पे जरूरत है हम लोग उसके लड़ रहे हैं, और जल्द ही उसके ऊपर सख्त कानून जो है वो सरकार को से कह के बनवाया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रंजना जी, एक सवाल और उठता है कि ठीक है, जो बना रहा है वो बना रहा है, जो बनवा रहा है वो बनवा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति उसमें काम कर रहा है या फिर जो ऐसे पिक्चर्स में या फिर ऐसी वेब सीरीज में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग कलाकार खुद को कहते हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अश्लीलता केवल ओटीटी ऐप का मालिक तो नहीं फैला रहा है, अश्लीलता वो भी फैला रहे हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक छोटे पायदान से लेकर के अंतिम पायदान तक जो मालिक है वहां तक पूरी चैन है, ये पूरी चैन इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्ट्स। ये जो पोर्नोग्राफी है या ऑब्सिनिटी है, ये सारी चीजें जो परसी जा रही हैं वो एक आदमी की नहीं है, ये कंसेंट चलती है नीचे से लेके ऊपर तक का। ऊपर से एलोरमेंट दिया जाता है पैसे का, उसके बाद उसमें जो कैमरामैन होते हैं, जो शूटिंग करते हैं, जो स्टोरी लिखते हैं और जो उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, वो सब बराबर के भागीदार हैं, और इन सब के लिए सजा का प्राविधान होना चाहिए और समाज को चाहिए इन सब का बायकॉट करे। लेकिन ये बात आपके चैनल से जानी चाहिए कि सबका बायकॉट किया जाए, तभी कुछ बात आगे बनती दिखेगी। रंजना जी, इधर बीच आपने देखा होगा रील वगैरह स्क्रॉल करते हुए कि अब मैं देख रहा हूं कि कई जो माताएं हैं वो भी इस तरह की जो वीडियोस हैं वो उन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं।
चाहे बच्चों के साथ वीडियो हो या फिर घर की जो अपनी प्राइवेट पल हैं उनके भी वीडियो जो हैं, आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, प्लेटफॉर्म्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां पर आम लोगों की बात कर रहा हूं, वो भी लगातार बनाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। सबसे पहले वही बात मैंने आपके सामने आपके चैनल पर रखी थी। ये जो माताएं हैं, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियो इस तरीके के बन रहे हैं, जो कि एक बहुत पवित्र चीज है, वो इस तरीके के वीडियो बन रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ मंशा रील पॉपुलर हो, रील के व्यूज बढ़े और फेसबुक के माध्यम से उनको पैसे की पूर्ति हो, पैसे की आपूर्ति हो। सिर्फ उद्देश्य उसके पीछे यही है और कुछ उद्देश्य नहीं है। इस पर तो बिल्कुल बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अब सख्त एक्शन ले कौन? परिवार के लोग भी वैसे ही हैं और गवर्नमेंट भी उसमें कोई कठोर कानून नहीं बना पा रही है।